हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में मैं इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है एल्टिकेट सीरीज को लेकर, उसको टेस्ट नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। टेस्ट आपका अगर हो जाता है तो आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चंस आपने कर पाए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अपना स्कोर ज़रूर शेयर किया करो कि आपने कितना स्कोर किया है। 50 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कुछ लिटरेचर से भी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। लाइक से सब्सक्राइब करना एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है, ABCD में से कौन सा होगा। तो नॉट ओनली बट आल्सो से हम जान चुके हैं कि ये इन्वर्जन वाले सेंटेंसेस हैं। इन्वर्जन क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, यही इन्वर्जन होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमें जब सेंटेंस पे जोर देना होता है तब हम इन्वर्जन करते हैं। ज़्यादातर हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली इन सब के साथ में इन्वर्जन होता है। तो नॉट ओनली बट आल्सो के साथ भी होता है, पर इसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हमें फॉलो करना होता है। नॉट ओनली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और बाकी बट आल्सो के बाद भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। नॉट ओनली बट आल्सो तो आपको चारों में दिख रहा होगा, पर आपको करना क्या है, आपको क्या देखना है कि जो स्ट्रक्चर नॉट ओनली के साथ में फॉलो हो रहा है वही स्ट्रक्चर बट आल्सो के बाद भी फॉलो होना चाहिए। देखो, नॉट ओनली के साथ बाद में क्या है, इन्वर्जन हुआ है, पहले वर्ब आई फिर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दो में तो ये गलती हो गया। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नॉट ओनली डिड ही लूज हिज टिकट बट आल्सो लॉस्ट हिज पॉकेट। तो यहाँ पर वही स्ट्रक्चर डिड ही लूज और बट आल्सो लॉस्ट हिज लगेज, यहाँ पे यही स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम फॉलो हुआ है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बस आपको इतना पहचानना है कि स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो नॉट ओनली के साथ में स्ट्रक्चर फॉलो हो वही बट आल्सो के बाद भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है वर आई टू विन द लॉटरी आई डैश द वर्ल्ड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? जब हम ऐसी बात करते हैं जो सच नहीं है, जैसे अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो ये सब क्या होते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और अनरियल बात बताते हैं। क्या बताते हैं? एक अनरियल कंडीशन बताते हैं। तो इमेजनरी बात है, यानी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है ये। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? वर के साथ में यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा एंड वुड के साथ में बी वन आता है। तो वुड के साथ में हम बी वन का यूज़ करेंगे। वर प्लस सब्जेक्ट हमें दे दिया गया है और इसका हमें जो वुड प्लस बी वन चाहिए वो हो जाएगा वुड टूअर। वर आई टू विन द लॉटरी आई वुड टूअर द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बी वन वुड प्लस बी वन वुड टूअर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द पेशेंस हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड एन एमेट्रिक ड्रग। तो इसका आप पॉज करके अपना आंसर सोच लो। ABCD में से राइट ऑप्शन क्या होगा? इमेट्रिक मीन्स क्या होता है? हमें यहाँ पे इमेट्रिक को रिप्लेस करना है। ये क्या है? इंड्यूसेस दैट स्लीप के लिए देता है दवाई, या फिर इंड्यूसेस कामनेस के लिए होता है, या फिर वॉमिटिंग के लिए होता है, या फिर क्रैम्प्स के लिए होता है। तो इमेट्रिक एक ड्रग है। और ड्रग ये क्यों दिया जाता है, डॉक्टर ये ड्रग क्यों देता है? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो इमेट्रिक का मतलब होता है वॉमिटिंग के लिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा। एमेटिक मीन्स होता है, एमेटिक एक ड्रग होता है जिससे क्या होता है, दैट इंड्यूसेस वॉमिटिंग के लिए दिया जाता है। डॉक्टर ऐसी दवा देते हैं जब किसी ने गलती से जैसे पॉइजन ले लिया या फिर कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिसके पेट से उसको बाहर निकालना है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, एमेटिक का यूज़ करते हैं। एंड एमेटिक इज अ सब्सटेंस और मेडिसिन दैट कॉजेज अ पर्सन टू वॉमिट। तो ये क्या है? एमेटिक यानी कॉजिंग वॉमिटिंग, और इमेसिस वॉमिटिंग। इन दोनों का फर्क जान लो यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इंड्यूसेस वॉमिटिंग होता है। एंड यहाँ पर जो दिया गया है, एक एक मेडिसिन होती है एमेटिक, तो वॉमिटिंग के लिए होगी। एक सेडेटिव होती है जो स्लीप के लिए डॉक्टर देता है, एक सेडेटिव या फिर स्पोरिफिक कहते हैं उस मेडिसिन को। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। अगर यहाँ पर पैरेलल होना चाहिए जो स्ट्रक्चर है एक सेंटेंस में, अगर आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ बता रहे हो, जिसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट होना चाहिए एकदम पैरेलल होना चाहिए। या कोई आइटम है या फिर कोई किसी की लिस्ट के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर हो वो पैरेलल होना चाहिए। ING है तो सभी ING फॉलो करेंगे। अगर 2 + B1 है तो सभी 2 + B1 फॉलो करेंगे। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या? ही लाइक्स स्विमिंग, डांसिंग एंड टू गो टू फॉर वॉक्स। तो यहाँ पर सभी जो फॉलो करेंगे तो वो सेम ग्रामेटिकल फॉर्म को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर ING का फॉर्म हमें दिख रहा है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही लाइक्स स्विमिंग, डांसिंग एंड टू गो फॉर वॉक्स। तो यहाँ पर दो तो ठीक थे, बाकी टू गो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया है। ये स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। स्विमिंग ING है, डांसिंग ING है, तो वॉकिंग में भी आपको ING ही लगाना है। टू स्विम लगा दोगे तो सेंटेंस का रिदम बिगड़ जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ही लाइक्स स्विमिंग, डांसिंग एंड वॉकिंग। सी हो जाएगा।
एग्ज़ाम तक आपको 2 से 3 वीडियोज़ और मिलेंगी जिसमें हम पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके की फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। 4 से 5 बुक्स को कंपाइल करके वो आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं, उनको वीडियोज़ में हम देखेंगे। अगर एग्ज़ाम में आता है तो वहीं से आएगा, अगर नहीं आता है तो आप ये समझ लो एग्ज़ामिनर की फूटी किस्मत जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो कोशिश की गई है तो बहुत अच्छा बनाने की। एंड उसके बाद में जो आपको लास्ट वीडियो मिलेगा एग्ज़ाम से पहले उसमें हम रोमांटिसिज्म, प्री रैफेलाइट, मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरियलिज्म इन सब को देखेंगे। तो आप परेशान मत होइए। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी करनी है, तो पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ किसी का भी मैराथन करते जाओगे, जहाँ भी दिख रहा है वहाँ करते जाओगे, तो उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और आता हुआ भी आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में बस माइनर सा डिफरेंस है। तो आपको पता होना चाहिए, और जो क्वेश्चंस आएँगे ना बहुत डीप नहीं आएँगे, कोई नेट का एग्ज़ाम नहीं है, वो बहुत सरफेस लेवल के आएँगे और सरफेस लेवल में बहुत छोटे-छोटे टर्म्स पूछे जाएँगे, कीवर्ड्स पूछे जाएँगे, तो उन्हीं को मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे कमेंट भी कर देना कि आपको पहले कौन-सा वीडियो चाहिए, ये मूवमेंट वाला चाहिए या फिर पोस्ट लिटरेचर, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल, इन सब पे आपको वीडियो चाहिए। तो चलो आज का वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट इज फॉलोड बाय विच ऑक्सिलरी वर्ब। लिस्ट जो होता है वो किसको फॉलो करता है? लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। इसके साथ में ग्रामर में हमेशा शुड का ही जो पेयर है वो बनता है यहाँ पर। तो जैसे वॉक स्लोली लिस्ट यू शुड फॉल, तो यहाँ पर लिस्ट के साथ में हमेशा शुड का यूज होता है। राइट ऑप्शन शुड हो जाएगा, याद रखना है इसको। लिस्ट हमेशा पेयर किसके साथ बनाता है? शुड के साथ बनाता है। लिस्ट प्लस क्या होता है? सब्जेक्ट, एंड हम क्या यूज़ करते हैं? एंड शुड का यूज़ करते हैं, जैसे वॉक स्लोली लीस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज टू पैसिव। हमें इसको पैसिव में चेंज करना है। आई रिमेंबर देम टॉकिंग टेकिंग मी टू द जू, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, यहाँ पर अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे टेकिंग है, यानी एक्टिव में टेकिंग है, वर्ब प्लस आईएनजी है, तो उसका जब पैसिव बनेगा तो बीइंग प्लस बी थ्री, यानी बीइंग प्लस टेकन हम उसको कर देंगे। मुझे याद है कि लोग मुझे जू ले जाते थे, तो बन गया मुझे जू ले जाया या ना याद है। तो यहाँ पे बीइंग प्लस क्या हो जाएगा? टेकन हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा? बीइंग प्लस टेकन हमें बाकी तो ये ऑप्शन तो सारे इसमें हैविंग है, किसी में दैम है, किसी में टू बी है। तो राइट ऑप्शन आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू हो जाएगा। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू, रिमेंबर प्लस बीइंग दिखे तो बीइंग टेकन में कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में एडम ब्रेड का मतलब बताना है। द वर्ड एडम ब्रेड का मतलब क्या होता है? एडम ब्रेड का जो मतलब होता है वो होता है भविष्य का आभास कर लेना या फिर धुंधली रूपरेखा बना लेना, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको पहले ही पता चल जाए, आप उसको क्या कर लें, आप उसको एक तरीके से हिंट हो आपको, या फिर आपको किसी चीज़ का संकेत मिल जाए, उसको हम एडम ब्रेड कहते हैं। ADUMBRED। तो हो जाएगा टू फॉर शेडो और आउटलाइन फेंटली। टू फॉर शेडो और आउटलाइन फेंटली, धुंधली रूपरेखा बना लेना या फिर आपको पता चल जाए, संकेत मिल जाए, ठीक है, एडम्बरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, एग्जाम्पल ऑफ। ये किस सिटी का एग्जाम्पल है? वह किसी मामूली शहर का नागरिक नहीं है, तो ये हो जाएगा लैटिट्यूड हो जाएगा। इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी एक नेगेटिव वर्ड यानी नो नॉट का यूज करके किसी बात पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर नो मीन का मतलब है महान व्यक्ति, महान चीज से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द मूड, हमें मूड पहचानना है। दाय किंगडम कम, दाय विल बी डन, तो ये मूड कौन सा है? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। तो ये क्या है? इच्छा, प्रार्थना, कल्पना बताने वाली जो वर्ड्स होते हैं, जिसमें प्रे बताया जाए, विश बताई जाए, एंड क्या बताया जाए, इस तरीके की जो बातें होती हैं उनको हम सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। विश, प्रेयर, डिज़ायर, सप्लिकेशन, ये सब सब्जेक्टिव मूड के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हैड ही बीन मोर केयरफुल द एक्सीडेंट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर वह अधिक सावधान होता तो दुर्घटना नहीं होती। तो ये क्या है? ये भी एक क्या है? ये एक ऐसी बात बता रहा है जिसमें क्या है कि ऐसा हो सकता था, ऐसा हुआ नहीं। यदि जो सेंटेंस है हैड प्लस बी3 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगला वाला जो भी कॉमा के बाद का जो क्लॉज है वुड या फिर कुड प्लस हैव प्लस बी3 में आता है। तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। ये किस में आएगा? वुड हैव प्लस बी3 में आएगा। इफ वाला जो क्लॉज है पास्ट परफेक्ट में रहता है, जैसे हैड प्लस बी3 हमें दिया है,
एंड बाकी का जो क्लॉज है वो किस में रहता है, ये इमेजनरी बात करता है, ये पास्ट की रिग्रेट की बात करता है। इमेजनरी बात तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस करता है, ये पास्ट का रिग्रेट बताता है। अगर उसने केयरफुल होता तो एक्सीडेंट ना होता। तो यहाँ पे वुड नॉट हैव हैपेंड हो जाएगा, वुड नॉट हैव, क्योंकि नॉट लगाए तो सभी में नॉट आ जाएगा। तो द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आई नीड टू डैश डिटेल्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे आप सोच लो। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो हो जाएगा, यहाँ पर फ्लैश आउट का यूज़ होगा। फ्लैश आउट का मतलब क्या होता है, आई नीड टू डैश द डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मुझे कॉन्ट्रैक्ट के जो भी डिटेल्स हैं उनको जानने की ज़रूरत है। आई नीड टू फ्लैश आउट द डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फ्लैश आउट का मतलब होता है डिटेल्ड मीनिंग, फ्लैश आउट मीन्स होता है टू मोर एड इन्फॉर्मेशन, डिटेल सब्सटेंस टू अ बेसिक प्लान और आइडिया। जब हमारे पास में कोई बेसिक प्लान या कोई छोटा सा आइडिया होता है तो हम उसे गहराई से, बारीकियों से, स्पेसिफिक डिटेल्स से जोड़ते हैं ताकि वह पूरा हो सके। तो फ्लैश आउट करना होता है उसको, क्या होता है, फ्लैश आउट करना होता है, ऐड डिटेल्स। आई नीड टू ऐड द मोर डिटेल्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्या करना, उसमें क्या करना, और ज़्यादा डिटेल्स को ऐड करना, छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देना, ये सब होता है, इसका मतलब होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लान, आइडिया, स्टोरी, डिटेल्स, ये सब आए तो जो खाली जगह आए ना तो उसमें फ्लैश आउट कर देना, ये बहुत कॉमन है, आ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही हैज़ अ नेक फॉर डैश अ टॉल स्टोरी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, उसे लंबी कहानियाँ बनाने की, झूठ बोलने की आदत है। तो यहाँ पे मेकअप, ट्रम्प अप और कुक अप तीनों ही यहाँ पर सही है। इन सब का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी बनाना। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, इन सब का ही मतलब होता है। मेकअप, मेकिंग अप का भी होता है इन्वेंट करना, कोई ऐसी कहानी बना देना जो बिल्कुल थी ही नहीं। और ट्रम्पिंग अप का भी मतलब होता है फॉल्सली, यानी क्रिएट करना, झूठ बात कहना। और कुकिंग अप का भी मतलब वही होता है, यानी क्या करना, यानी फैब्रिकेट कर देना, एकदम कुक कर देना, नई नई कहानी को बना के किसी को दे देना। ही हैज़ अ नेक फॉर मेकिंग अप, ट्रैम्पिंग अप, कुकिंग अप और टॉल स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डोंट ऑन द कॉन्वर्सेशन, इट्स अ प्राइवेट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो, यहाँ पर पॉज करके पहले अपना आंसर सोचो, यहाँ पर क्या बात की जा रही है। तो यहाँ पर बातचीत के बीच में ये मत बोलो या फिर मत करो, ये क्या है, एक प्राइवेट बात हो रही है। तो बट इन का यूज़ होगा, इसका इस्तेमाल जो होता है वो होता है जब जब दो लोग बात कर रहे हो और कोई तीसरा बिना पूछे बीच में बोलने लग जाए। तो इंटरप्ट करना या फिर कॉन्वर्सेशन को र्यूडली किसी को इंटरप्ट कर देना, तो बट इन का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। बट इन का मतलब इंटरप्ट करना, चिप इन का मतलब होता है हेल्प करना, कंट्रीब्यूट करना, और कट ऑफ का मतलब होता है स्टॉप सडनली, किसी चीज़ को रोक देना, स्टॉप कर देना। और कुक अप का मतलब होता है टू इन्वेंट अ स्टोरी या फिर इन्वेंट करना। नेक्स्ट देख चुके हैं हम इसको। शी डैश हर मदर्स इन लुक्स, वो अपनी माँ जैसी दिखती है लुक्स में। तो टेक्स आफ्टर हो जाएगा, टेक्स आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है एक जैसा शक्ल होना, रिजेंबल करना, टेक्स आफ्टर हो जाता है। क्या हो जाता है, शक्ल या फिर स्वभाव में एक जैसा दिखना, तो इसको बोलते हैं रिजेंबल करना। शी टेक्स आफ्टर हर मदर इन लुक्स, यानी रिजेंबल करती है लुक्स में। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टेक्स ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना। टेक्स फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, टेक्स फॉर का मतलब होता है मिस्टेक करना, टेक्स फॉर मिस्टेक फॉर हो जाता है। एंड ये एक और बचा हुआ है, टेक्स टू का मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, हाँ आई थिंक इसका होता है डेवलप करना, डेवलप लाइकिंग, किसी को लाइकिंग करने की जो इच्छा होती है वो टेक्स टू होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द जज डिसाइडेड टू डैश द विटनेस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो स्टैंड डाउन का यूज़ होगा। स्टैंड डाउन का मतलब होता है विटनेस बॉक्स से नीचे उतार देना या फिर गवाही जो दे रहा था उसको ख़त्म कर देना, तो स्टैंड डाउन हो जाए। द जज डिसाइडेड टू स्टैंड डाउन द विटनेस, डिसमिस कर दिया, गवाही से अब नहीं दिलाएगा गवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, टू सेट अ नॉट। टू सेट अ नॉट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू डिसरिगार्ड और डेस्पाइस, यानी घृणा करने। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ से बहुत जो बिल्कुल इम्पोर्टेंस, किसी चीज़ को बिल्कुल ना इम्पोर्टेंस देना, मतलब उसको बहुत कम चीज़ में दिखाना, डिसरिगार्ड कर देना, उसका डेस्पाइस कर देना, उसे चीज़ को बिल्कुल बेकार से कर देना। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ट्रीट एज नथिंग, मतलब बिल्कुल बेकार है, इसका कुछ को अनदेखा कर देना उस चीज़ को, तो टू सेट अ नॉट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मीनिंग ऑफ एवेंस, AVENS, यानी एवेंस का मतलब क्या होता है। एवेंस का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ का थोड़े समय के लिए रुकना या फिर सस्पेंड हो जाना, टेम्परेरी सस्पेंशन हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ प्यूसिलेनिमस, प्यूसिलेनिमस का एंटोनिम बताना। प्यूसिलेनिमस का मतलब होता है डरपोक,
यानी कायर, इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा, मैग्नानिमस हो जाएगा, बड़े दिल वाला या फिर बहादुर हो जाएगा। यही हो जाएगा, बी हो जाएगा मैग्नानिमस या फिर ब्रेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है पिरिक विक्ट्री। अब पिरिक विक्ट्री को, ऐसी कौन सी विक्ट्री जिसको हम पिरिक विक्ट्री कहेंगे? ये एक ऐसी विक्ट्री होती है, ऐसी जीत जिसमें नुकसान इतना ज़्यादा हो जाए कि जीतने की कोई इच्छा ही ना बचे कि हम इसमें पार्टी कर लें या फिर खुशी मना लें, तो ऐसी जीत को पिरिक विक्ट्री कहते हैं, यूज़ लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है मीनिंग ऑफ इन पैटो। इन पैटो का मतलब होता है, ये एक इटालियन फ्रेज है, इसका मतलब होता है दिल में या फिर गुप्त रूप से, सीक्रेटली, मन ही मन में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन सीक्रेट हो जाएगा, इन पैटो का मतलब इन सीक्रेट, मन ही मन में। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, हो जाएगा इन सीक्रेट। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिटरेचर से लिए गए। हु कॉइन्ड द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है ये किसने इन्वेंट किया है, किसने किया है? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर टी.एस. इलियट, कॉइन्ड बाय टी.एस. इलियट। किस ऐसे में किया है? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1990। टी.एस. इलियस जो बॉर्न हुए थे वो 1888 में हुए थे, जन्म हुआ था 1888 में। मॉडर्न एज के ये पोएट हैं और ये क्या है, ब्रिटिश अमेरिकन है, ब्रिटिश अमेरिकन पोएट कहे जाते हैं। यूज टू एक्सप्लेन एक्सप्रेशन और इमोशन इन पोएट्री। किसके लिए यूज़ किया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? पोएट्री के लिए किया था, एक्सप्रेशन और इमोशन इन पोएट्री। क्रिटिसाइज किसको किया था? शेक्सपियर के हैमलेट को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। इनका जो बेसलैंड है वो 1922 में पब्लिश हुआ था, ब्रिटिश अमेरिकन है ये। और इस जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, इस टर्म को उन्होंने कॉइन कहाँ किया था? इसको कॉइन मैंने बताया आपको, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जो कि 1919 में एक इनका ऐसे आया था, 1919 में, उसमें इन्होंने इसको कॉइन किया था। यहाँ पर पोएट अपनी भावना को सीधे ना कहकर किसी चीज़ों का यूज़ करके उनको व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 22 हुआ, पिकारेस्क नॉवल कौन से होते हैं? पिकारेस्क नॉवल नरेट्स द एडवेंचर्स ऑफ अ रग, यानी पिकारो यानी जो दुष्ट जो हीरो होता है उसकी चीज़ों को बताता है, बिलोंगिंग टू अ लो सोशल क्लास। अब आपको एग्जाम में अगर पूछे लो सोशल क्लास किससे रिलेटेड है, तो आपको पिकारेस्क नॉवल लगाना है। तो ये होता है अ नॉवल अबाउट एडवेंचर्स ऑफ अ रग हीरो। तो की फीचर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। अगर पूछ लिया पिकारेस्क नॉवल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ये क्या होते हैं, रोग यानी क्या होता है, एंटी हीरो से रिलेटेड होते हैं और ये एपिसोडिक स्ट्रक्चर में होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एपिसोड्स में होता है, ये याद रखना है आपको। रियलिस्टिक एंड सटायरिकल होते हैं, ये भी याद रखना है। रियलिस्टिक कैसे होते हैं, ये इनका जो तरीका होता है वो रियलिस्टिक होता है, एंड कैसा होता है, सटायरिकल होता है। और ये पिकारो के बारे में होते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल इन स्टाइल होते हैं। और इनका जो जॉनरा होता है वो ऑटोबायोग्राफिकल होता है, ये भी याद रखना है आपको। पिकारेस्क नॉवल ऑटोबायोग्राफिकल कहे जाते हैं और ये फर्स्ट पर्सन में नरेट किए जाते हैं, क्योंकि अब ऑटोबायोग्राफिकल है तो फर्स्ट पर्सन में नरेशन होगा ही इनका। तो इन चीज़ों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ टर्म एसोसिएटेड विद। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है किसके साथ एसोसिएटेड है? तो द एबिलिटी टू एक्सेंट अनसर्टेनिटी, मिस्ट्रीज एंड डाउट विदाउट लॉजिकल रीजनिंग, इसको हम नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं, जो कि जॉन कीट्स के साथ में जुड़ा हुआ है। द टर्म गिवन बाई जॉन कीट्स। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट और रहस्य को बिना तर्क खोजे स्वीकार कर लेना, यानी कि कीट्स ये कहते थे जो भी तुम्हें दिख रहा है उसको मान लो, बिना उसके इफ एंड बट मत करो ज़्यादा। तो ये पैदा कब हुए थे? 1995 में इनका जन्म हुआ था। ये सेंसस पोइट कहे जाते हैं, SENSUOUS, सेंसस पोइट कहे जाते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी कीट्स ने इसको इन्वेंट किया था और ये मिस्ट्री को रिलेटेड है, मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और ये जो टर्म है ये कीट्स के जो लेटर्स थे उनमें ये मिली थी। नेक्स्ट है असिजोरा इन पोएट्री रेफर्स टू। असिजोरा का मतलब होता है अ मेट्रिकल प्रोज अकरिंग विद इन अ पोएटिक लाइन, यानी मिडिल ऑफ लाइन में क्या हो, यानी कि एक पॉज आ जाए, अ पॉज इन द मिडिल ऑफ लाइन, उसको हम सिजोरा बोलते हैं। और ये दो तरीके की होती है, एक तो होती है मैस्कुलिन होती है, एक फेमिनाइन होती है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कितने तरीके की होती है तो ये जान लेना, दो तरीके की होती है। सिजोरा का मतलब होता है कट करना या फिर पॉज करना, कविता की पंक्ति के बीच में आने वाला जो विराम होता है उसको हम सिजोरा कहते हैं। मैस्कुलिन जो सिजोरा होता है, पॉज होता है जो वो स्ट्रांग होता है, और फेमिनाइन जो होता है वो सॉफ्ट पॉज होता है। तो ये याद रखना है, फेमिनाइन सॉफ्ट पॉज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द यूनिटीज टाइम प्लेस एंड एक्शन आर ड्रिवन फ्रॉम हुज वर्क। और ये टाइम प्लेस एंड एक्शन है, ये किसके वर्क से आई? ये तो अरिस्टोटल का एक वर्क था, पोएटिक्स, याद रख लेना। ये जो पोएटिक्स वर्क था इससे ये ली गई है। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। तो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन ये जनरली ड्रामाज में फॉलो करी जाती हैं, ग्रीक ड्रामा से लेके फ्रेंच न्यू क्लासिकल ड्रामा में इनका बहुत यूज़ हुआ है। तो ये अरिस्टोटल के रूल हैं, ये क्या बताते हैं? समय, स्थान और कार्य के बारे में बताते हैं। तो टाइम का मतलब होता है 24 आवर्स की बात करता है, और
प्लेस का मतलब होता है वन ही लोकेशन पे रहे और एक्शन का मतलब होता है वन प्लॉट के बारे में बात करता है, वन मेन प्लॉट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज सली लकी? सली लकी और असाइड में बहुत अच्छे से अंतर समझ लेना, इन दोनों में से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये ड्रामेटिक स्पीच इन विच अ कैरेक्टर रिवील्स इनर थॉट व्हाइल अलोन, यानी जब वो अकेला होता है तब वो अपने थॉट को रिवील करता है। करेक्टर स्पीकिंग थॉट अलाउड अलोन, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर ये बी हो जाएगा, करेक्टर स्पीकिंग देयर थॉट अलाउड अलोन, यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या है? ये व्हाट इज सलीलॉकी? जैसे मैकबेथ का एग्जांपल अगर हम लें तो मैकबेथ का एक एग्जांपल है जिसमें इसमें सलीलॉकी का एग्जांपल दिया जाता है। इट दिस अ डैगर विच आई सी, यानी कि ये वही डैगर है जो मैंने देखा है। तो ये क्या है? बिफोर मी है। इट इज़ अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, तो ये एक सलीलॉकी का मैकबेथ का एग्जांपल है। तो याद कर लेना, आपके सिलेबस में भी मैकबेथ प्रेस्क्राइब्ड है, इसलिए मैंने इसमें दे दिया एग्जांपल। और सलीलॉकी एंड असाइड में दोनों में अंतर ये समझ लो, जो सलीलॉकी होता है वो अलोन होता है, एंड जो असाइड होता है अदर्स प्रेजेंट बट अनहर्ड, मतलब प्रेजेंट है पर सुन नहीं रहे हैं, ये होता है। तो ये सब इसका जान लो, सोलो प्लस लकी यानी अलोन स्पीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द विक्टोरियन एज इज नोन फॉर? विक्टोरियन एज किस लिए जानी जाती है? विक्टोरियन एज जो होती है तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस के लिए जानी जाती है। तो इस एज का अगर हम टाइमलाइन अगर देखें तो 1837 से 1901 तक इसका टाइमलाइन हमें देखने को मिलता है। तो ये है विक्टोरियन एज 1837 से 1901 तक मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या बताता है? ये कॉन्फ्लिक्ट बताता है, रिलीजन एंड साइंस के बीच में बताता है। और मेजर जो राइटर्स थे टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, ये सब थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? इंग्लिश पोएट्री के फादर चौसर को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर समटाइम्स कह देते हैं हम इनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म इगोटिस्टिकल सबलेम वाज यूज्ड बाय कीट्स फॉर? यूज किया था कीट्स ने, पर किसके लिए किया था? तो ये किया था वर्ड्सवर्थ के लिए किया था। किसके लिए? पोएट्री डोमिनेटेड बाय पोएट्स ऑन पर्सनालिटी यूज्ड क्रिटिकली फॉर, वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ किया था। कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को आत्मकेंद्रित कविता के लिए ये शब्द यूज़ किया था, कहा था कि ये इन्होंने अपने ही बारे में सब कुछ इसमें बता डाला है। तो कीट्स ने वर्ड्सवर्थ के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, पैथेटिक फैलेसी वाज कॉइन्ड बाय? तो ये पैथेटिक फैलेसी है वो किसने यूज़ किया था? वो कॉइन किया था, ये दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय जॉन रस्किन, एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन इमोशन टू नेचर, यानी ह्यूमन के जो इमोशंस है वो नेचर को दे दिए हैं। तो ये मॉडर्न कॉइन्ड बाय किसके? मॉडर्न पेंटर्स के किए थे, नेचर प्लस ह्यूमन, यानी इसको बोलते हैं पैथेटिक फैलेसी, यानी प्रकृति को मानव भाव दे दिए जाएं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इंग्लिश ग्रामर से फिर से देखने को मिलेंगे। 31 नंबर पर आइडेंटिफाई द एरर, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बिलीव्स इन हार्ड वर्क। तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? मेजॉरिटी प्लस प्लूरल नाउन, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पर बिलीव होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बिलीव्स दे दिया है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सी में एरर है। मेजॉरिटी के साथ में प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ये याद रखना है यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बिलीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द कलेक्टिव नाउन फॉर कांस्टेबल इज? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पसी हो जाएगा, POSS पसी हो जाएगा, याद कर लेना, बहुत अच्छा वर्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नन ऑफ द कैंडिडेट डैश टर्न्ड अप? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? नन कैन बी प्लूरल एंड सिंगुलर बोथ। नन का जो मतलब है नो वन के सेंस में होता है, तो यहाँ पर जो यूज होगा प्लूरल वर्ब का यूज हम करेंगे। नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैव टर्न्ड अप हो जाएगा। नन का यूज़ हम प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों में करते हैं। सेंस हमें समझ आना चाहिए किसकी बात की जा रही। नन ऑफ के साथ में यहाँ पे प्लूरल नाउन लगा है तो हम प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। नेक्स्ट 34, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें हमें स्पेलिंग करेक्ट बतानी है। इसमें स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी? जिसमें हमें डबल एल मिल रहा है एंड सिंगल एन मिले, तो ए हो जाएगा MILLIONAIRE। नेक्स्ट 35, वुड दैट आई डैश योर अगेन। तो इसमें राइट ऑप्शन की ये सब्जेक्टिव मूड है। विश, प्रेयर, अनरियल कंडीशन का वर्ब फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। इच्छा व्यक्त करने वाले के साथ में हम वर्ब का यूज करते हैं। वुड दैट आई वर यंग अगेन, इसमें काश में जमान होता तो वर लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑल द ऑफिसर शुड रेस्पेक्ट वन अदर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हमें यहाँ बताना है वन अनदर का क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये। तो वन अनदर किसके लिए लगा? ऑफिसर्स के लिए लगा है। सभी ऑफिसर्स को अपने आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो यूज़ होगा, जब भी नाउन के लिए कोई भी शब्द आता है तो वो क्या होता है, वो यहाँ पर नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑल द ऑफिसर शुड रिस्पेक्ट वन अनदर हो जाएगा। तो वन अनदर यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है।
और ये वन अनदर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर, वन अनदर, ये सब क्या है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहे जाते हैं। वैसे भी आपको देख के समझ में आना चाहिए, नाउन के लिए जो भी सब्स्टिट्यूट लगता है वो क्या होता है, वो हमेशा प्रोनाउन होता है। और ये किसके लिए लगा, ये नाउन के लिए तो लगा है, नाउन की जगह तो आया है। बार बार रिपीटिशन ऑफिसर्स का ना हो, आप ऑफिसर्स एक दूसरे ऑफिसर्स का ये करें तो उसके लिए वन अनदर का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ आ गया, ऑफिसर्स का बार बार यूज ना हो इसलिए हमने प्रोनाउन का यूज कर लिया है। नेक्स्ट 30 से आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट, वॉकिंग इन द गार्डन आ स्नेक बाइट हिम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर पार्टिसिपल है, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल है, जेरंड है, एब्सोल्यूट फ्रेज है। यहाँ पर देखो वॉकिंग यहाँ पर रिलेट्स टू हिम, यहाँ पर बट सेंटेंस शोज स्नेक एज सब्जेक्ट, यहाँ पर ये मिसलीड हुआ है तो मिस रिलेटेड पार्टिसिपल हो गया ना, पार्टिसिपल का जो सब्जेक्ट है वो गलत जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो रॉन्ग ऑर्डर हो गया है ना, रॉन्ग डूअर है, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल हो जाएगा यहाँ पर। वॉकिंग इन द गार्डन, गार्डन में चलते हुए स्नेक बाइट हिम, तो यहाँ पे स्नेक को नहीं काटा है, इंसान को काटा है, तो गलत जगह पे ये लग गया है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं मिस रिलेटेड पार्टिसिपल हो गया ये। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल हो गया ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। तो इसे रिमूव टू करना है हमें। रिमूव टू कैसे करते हैं, टू एंड टू हो तो इसको सो दैट में चेंज कर देते हैं, सो दैट, या फिर आगे नॉट लगता है, कैन नॉट, कुड नॉट लगता है, तो द न्यूज़ इज क्या हो जाएगा, सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, द लेडी इन द ब्लैक ड्रेस पोस्ट मॉडिफायर। तो इसमें पोस्ट मॉडिफायर बताना हमें, द लेडी इन द ड्रेस में पोस्ट मॉडिफायर क्या है, यहाँ पर द है, द लेडी इन अ लेडी ड्रेस, द लेडी के बाद में जो भी बचा है वो पोस्ट मॉडिफायर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स, हमें इसमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आई डू नॉट नो द टाइम ऑफ हिज अराइवल, आई डू नॉट नो द टाइम ऑफ हिज अराइवल। हमें इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स यानी एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए यहाँ पे, तो हो जाएगा आई डू नॉट नो व्हेन ही विल अराइव। नो या व्हेन यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम करेगा, इससे हम इसको जोड़ देंगे। बाकी का देख लो, आई डू नॉट नो हिज अराइवल, यहाँ कोई कंजंक्शन नहीं लगा है, सी भी गलत हो जाएगा, एंड लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ही सेड अलास आई एम एंड, तो अलास लगा होता है, एक्सक्लेम पे शोरूस बना देते हैं और दैट से इसको जोड़ देते हैं, तो इज एम आर को वॉज वर्ब बना दिए तो वॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द क्लॉज, द हाउस वेयर आई वॉज वॉर्न इज नाउ रूइंस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो वेयर आई वॉज वॉर्न, यहाँ पे हाउस के लिए लगाया, हाउस क्या है, नाउन है, और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा ये। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, चेंज टू कंपाउंड, इसको हमें कंपाउंड में चेंज करना है, तो यहाँ पर अनलेस हटाओ और लगा दो, ऑर्डर यहाँ पर बदल दो, तो वो बन जाएगा अनलेस और प्लस नेगेटिव आइडिया कर दो यहाँ पर फैन वॉइस याद कर लो, एप से बनता है फॉर, कंपाउंड बनाना हो तो एंड से और, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, बाई से यट, एंड एस से सो बनता है। तो यहाँ पर हमें और वाला हमें दिख रहा है, एक वर्क हार्ड और यू विल फेल, और यहाँ पर कहाँ दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है फैन वॉइस में और आता है, तो ये कंपाउंड बन गया, कंपाउंड की ट्रिकी है फैन वॉइस। क्वेश्चन 44, वाइल विच इज अ लिंकिंग वर्ब हियर, द सूप टेस्ट डेलिशियस। तो कौन सी लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पर आपको ये पहचानना है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को एक्शन नहीं बल्कि उसके स्टेट, क्वालिटी, कंडीशन से जोड़ती हैं। अगर वर्ब अगर क्या करता है का आंसर दे दे तो कैसा है कि तो बता दी ये लिंकिंग वर्ब है। सूप क्या करता है तो नहीं बताएगा, यानी सूप कैसा है ये पूछ लो तो डेलिशियस है, तो टेस्ट यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। समझ आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर टेस्ट क्या है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। ही हैज़ नो डिजायर डैश फेम, तो डिजायर फॉर समथिंग होता है, तो यहाँ पर ऑफ नहीं फॉर आ जाएगा, फॉर समथिंग हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्यूरल ऑफ एपरेटिस का प्यूरल क्या हो जाएगा, एपरेटिस का बोथ ए एंड बी हो जाएगा, लेटेंट प्लस मॉडर्न इंग्लिश में बोथ एक्सेप्टेबल है, तो एपरेटिस एंड एपरेटस। अ ब्रीफ स्टोरी विद अ मोरल ऑफन विद एनिमल एज कैरेक्टर, जिसमें एनिमल कैरेक्टर की तरह होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फेबल हो जाएगा, राइट ऑप्शन फीवल हो जाएगा। नेक्स्ट 48, परपेक्चुअल का मतलब क्या होता है, परपेक्चुअल का मतलब होता है इटर्नल होता है, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, परपेक्चुअल का मतलब इटर्नल। लास्ट क्वेश्चन है, पैरासोल का मतलब क्या होता है, पैरासोल का जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पर एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, रीडिंग केयरफुली, बहुत ध्यान से जो चीज़ को पढ़ा जाता है उसको हम बोलते हैं पैरासोल, यानी प्रॉपर रीडिंग को बोलते हैं। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, लाइक से सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन कॉल एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि वीडियो कैसा लगा है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।